नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम एमसीक्यू के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये एमसीक्यू हमारे जो बेस्ड होंगे वो फूड केमिस्ट्री पर आधारित होंगे। मतलब केमिस्ट्री के जो फूड के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस पर बेस्ड होंगे। उनके बारे में आज हम यहाँ पे कुछ एमसीक्यू लगाने वाले हैं। अब से हम डेली बेसिस पर एमसीक्यू प्रैक्टिस चालू करेंगे। साथ में आपकी क्लासेस जो चल रही हैं वो उसी तरीके से चलती रहेंगी। आप में से जो लोग पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, यदि वह फूड सेफ्टी ऑफिसर के नोट्स परचेस करना चाहते हैं और क्लासेस लेना चाहते हैं, पूरा कोर्स लेना चाहते हैं, तो मुझसे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। बिना किसी देरी के हम चालू करते हैं हमारी क्लास को। आज की इस क्लास में हम फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में जो एमसीक्यू लगाने वाले हैं वो हमारे क्वेश्चंस केमिस्ट्री ऑफ द फूड पर आधारित होने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि environmental factors such as temperature and pH exert their effect on the ऑफ माइक्रोबियल सेल्स, है ना। कि एग्जैक्टली पर्यावरणीय कारक जैसे तापमान और पीएच सूक्ष्म जीवों की किस चीज पर क्या प्रभाव डालते हैं। ऑप्शंस हमारे हैं मेम्ब्रेन्स पर, डीएनए पर, एंजाइम्स पर, सेल वॉल पर। आप सोच करके, पॉज करके, सोच करके आंसर सोच सकते हैं, ठीक है। कि एग्जैक्टली एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर और पीएच ये माइक्रोबियल ग्रोथ में किस प्रकार का इम्पैक्ट डालते हैं, अथवा माइक्रोबियल ग्रोथ की किस चीज पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका एंजाइम्स है। वो किसकी उसमें इफेक्ट डालते हैं, एंजाइम के उसमें इफेक्ट डाल रहे होते हैं। एंजाइम की एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन पे इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। और एंजाइम यहाँ पर किसके लिए काम करता है, एज अ कैटलाइजर काम करता है। ये रिएक्शन को बढ़ाता है अथवा घटाता है, रिएक्शन को तेज करता है अथवा उसको क्या कर देता है, धीरे कर देता है एंजाइम, ठीक है। अब यहाँ पर कई सारे एंजाइम क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। हम हर क्वेश्चन के बाद क्या करेंगे, एक डिस्कशन भी करेंगे ताकि क्वेश्चन के बारे में हमको पूरी क्लैरिटी आ जाए, पूरी बातें हमको समझ में आ जाए उसके बारे में, ठीक है। यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व है, जैसे उदाहरण के लिए इस पूरी प्रोसेस में एक ट्रांसपेप्टाइडेज होता है ना। ये ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम क्या करता है, तो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होता है उस पीबीपीपी है ना, उसके रूप में रहता है। क्या काम करेगा, तो कैटलाइज क्रॉस लिंकिंग ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकन स्ट्रैंड्स इन अ बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन जो स्ट्रैंड रहता है उसकी क्रॉस लिंकिंग को करवाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, ट्रांसपेप्टाइडेज चाहिए होता है। तो ये एंजाइम बैक्टीरिया में क्या है, एक्टिव रहता है, काम करता है, ठीक है। अब तुमको क्या होता है, जब तुम क्या करते हो, एंटीबायोटिक खाते हो, जैसे उदाहरण के लिए इट इज टारगेटेड बाय द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन। जब तुम एंटीबायोटिक खाते हो, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है और किस कैटेगरी का है, तो बीटा लैक्टम कैटेगरी का है। बीटा लैक्टम उसकी एक कैटेगरी है, ठीक है। तो बीटा लैक्टम कैटेगरी के पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जैसे कि पेनिसिलिन यदि खाते हो, तो वो सबसे पहले जाकर के किस पर काम करता है, तो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम पे काम करेगा, उसके फंक्शन को इनहिबिट कर देगा, ठीक है। दूसरा ऐसे ही होता है ग्लाइकोसाइलेज, है ना। ये जो ट्रांस ग्लाइकोसाइलेज होता है ये हेल्प करता है पॉलीमराइजेशन ऑफ द ग्लाइकन चेन्स में, है ना, इन पेप्टाइडोग्लाइकन सिंथेसिस। तो पेप्टाइडोग्लाइकन सिंथेसिस के समय जो ग्लाइकन चेन होती है उसको हमको क्या करवाना है, पॉलीमराइजेशन करवाना है। तो उसमें हमको एक एंजाइम चाहिए होता है, और वो एंजाइम यहाँ कौन होता है, तो वो होता है ट्रांसग्लाइकोसाइलेज, है ना। ऐसे ही एक होता है मूर ए और मूर बी एंजाइम्स। इट इन्वॉल्व इन द अर्ली स्टेप्स ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकन प्रिकर्सर सिंथेसिस। तो पेप्टाइडोग्लाइकन के प्रिकर्सर के बनने की पहले के प्रोसेस में भी कुछ एंजाइम शामिल होते हैं, वो ये है। अब पॉइंट मेरा ये है कि हमने कहा कि माइक्रोबियल ग्रोथ के समय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स किस चीज को इम्पैक्ट करते हैं, एंजाइम को। तो वहां पे बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो बैक्टीरिया की माइक्रोबियल ग्रोथ में क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। उन्हीं एंजाइम्स के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं। वो एंजाइम जो सेल वॉल की सिंथेसिस में लगे होते हैं, उनमें ट्रांस पेप्टाइडेज हो गया, है ना। सेल वॉल की सिंथेसिस में लगे होते हैं उनमें ट्रांसपेप्टाइडेज हो गया, ट्रांसग्लाइकोसाइलेज हो गया, है ना। मुर ए और मुर बी एंजाइम हो गया। इसके अलावा यूडीपीएन एसिटाइल मुरमोइल, है ना, पेंटापेप्टाइडेड सिंथेज हो जाता है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन सब यूनिट्स, ठीक है। तो कई सारे एंजाइम होते हैं जो सेल वॉल की, माइक्रोबियल सेल वॉल की सिंथेसिस में क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो उनको आपको ध्यान में रखना है। ऐसा ही एंजाइम्स ने सेल वॉल डिग्रेडेशन, कुछ होंगे जो सेल वॉल को खत्म करने में इन्वॉल्व होंगे, उसके डिग्रेडेशन में, रीमोल्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। जैसे उदाहरण के लिए ऑटोलाइसिस हो गया, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे।
ऑटोलाइसेंस एग्जैक्टली क्या करेगा, तो इट ब्रेक डाउन द पेप्टाइडोग्लाइकन टू अलाउ बैक्टीरियल ग्रोथ एंड डिवीजन। तो ये पेप्टाइडोग्लाइकन को क्या करेगा, कई हिस्सों में तोड़ता चला जाएगा। इसकी मदद से क्या होगा, इसकी मदद से जो ब्रेक डाउन होता चला जाएगा, उसकी उसकी मदद से माइक्रोबियल ग्रोथ बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उसका डिवीजन हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल्स के लिए एमाइडेजेस हो गए, है ना, पेप्टाइडेज हो गया और ग्लाइकोसाइडेज हो गए, ये एंजाइम के उदाहरण हैं। इन सभी एंजाइम को, मतलब एमाइडेज, एंडोपेप्टाइडेज और ग्लाइकोसाइडेज को हम एक सिंगल कैटेगरी में रखते हैं। उस कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, ऑटोलाइसिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? ऑटोलाइसिन्स बोलते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है लाइसोजाइम्स। इसमें हाइड्रोलाइजेज बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड रहता है ना, उसके लिए इन्वॉल्व होते हैं। दीज आर फाउंड इन द ह्यूमन टीयर्स, है ना, हमारी आंखों के आंसुओं में पाए जाते हैं, सलाइवा में पाए जाते हैं, एज अ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट बैक्टीरिया। तो हमारे शरीर में बैक्टीरिया के प्रभाव को रोकने के लिए भी एंजाइम पाया जाता है, जैसे उदाहरण के लाइसोजाइम हो गया, ये हमारे शरीर में सलाइवा में पाया जाता है ना, और किस में पाया जाता है, तो ये हमारे टीयर्स में पाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही होता है बीटा लैक्टमेज। बीटा लैक्टमेज जो आपका एंजाइम रहता है, ठीक है, एंजाइम्स दैट डिग्रेड द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स प्रोवाइडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्या हो गया, उदाहरण के लिए, तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक की कैटेगरी में आपने देखा हुआ है ना, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक की कैटेगरी में, सॉरी, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कैटेगरी में आपने क्या देखा हुआ है, पेनिसिलिन देखा हुआ है। अब ये जो पेनिसिलिन था, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कैटेगरी जो पेनिसिलिन था, उसके प्रभाव को क्या कर देगा, निष्क्रिय कर देगा। मतलब एंटीबायोटिक अपना काम नहीं कर पाएगा। वहां पे कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, बीटा लैक्टमेज एंजाइम काम कर रहा है, जो कि बीटा लैक्टम कैटेगरी के जो एंटीबायोटिक होते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन, उनको अपने प्रभाव को दिखाने से रोकता है। ठीक है, रोक दिया मतलब क्या हुआ, कि वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक अब बैक्टीरिया की सेल वॉल को खत्म नहीं कर पाएगा। ठीक, तो ये कुछ एंजाइम्स से उनको ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, एन एंजाइम फिल इन द ब्लैंक द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ केमिकल रिएक्शन। एक एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक सक्रियण ऊर्जा को क्या करेगा। एक्टिवेशन एनर्जी जो चाहिए होती है एंजाइम को एक्टिवेट करने उसको एक्टिवेट करने के लिए, केमिकल रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए, उसमें एंजाइम क्या काम करेगा। अब वापस से, एंजाइम क्या है, कैटालाइजर है, उत्प्रेरक है। क्या है, एंजाइम कैटालाइजर है, उत्प्रेरक है। मैं कहता हूं कि मुझे उत्प्रेरित करने के लिए, उदाहरण एकदम सिंपल सा उदाहरण जिसमें समझ में आ जाए, मुझे उत्प्रेरित करने के लिए 1 किलो ऊर्जा लगनी थी, 1 किलो 1 जूल ऊर्जा लगनी थी। लेकिन एंजाइम जो कि एक प्रिकर्सर है, वो आ गया है ना, और वो क्या कर देगा, और एक्टिवेशन को बढ़ा देगा, तेज कर देगा। तो अब जो मुझे 1 जूल एनर्जी लग रही थी, अब वो 1 के बजाय कितनी लगेगी, आधी लगेगी। क्यों? क्योंकि प्रिकर्सर क्यों, क्योंकि कैटलाइजर के तौर पे क्या हो गया, एंजाइम आकर के काम करने लग गया। ठीक है, तो थॉट प्रोसेस समझना है कि एन एंजाइम लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ केमिकल रिएक्शन। तो एक केमिकल रिएक्शन को पूरा करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए जितनी एनर्जी लगनी थी, वो कम हो जाएगी यदि उसमें बीच में आकर के एंजाइम क्या कर दे, एक्टिवेशन का काम कर दे, कैटेलाइजर का काम कर दे। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब एंजाइम क्या है, तो एंजाइम्स एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, अभी पीछे तो बताया मैंने कि ये उत्प्रेरक के तौर पे काम करते हैं, स्पीडिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, और हमारी केमिकल रिएक्शन की गति को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। हमारी केमिकल रिएक्शन की गति बढ़ जाएगी तो सीधी सी बात है, उसमें ऊर्जा कम लगेगी। क्यों? क्योंकि एंजाइम की वजह से क्या हो गया, गति बढ़ गई। बाई लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू बी प्रोसेस्ड, दिस अलाउ केमिकल रिएक्शन टू अकर मोर इफिशिएंटली एट अ फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर। तो कम तापमान पर, कम ऊर्जा पर एंजाइम की मदद से हम किसी भी बायोकेमिकल और केमिकल रिएक्शन को कम समय में क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ये पूरा क्रक्स है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज एल्जिन। एल्जिन क्या है, एल्जिन एक पॉलीसैकेराइड है। एल्जिन क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है। ये जो एल्जिन पॉलीसैकेराइड होता है ना, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते, जान लेते हैं कि एल्जिन इज अ नेचुरल पॉलीसैकेराइड। नेचुरल है ना, किस फॉर्म का है, नेचुरल है, फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ द ब्राउन, सॉरी, फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ द ब्राउन एल्गी, है ना। तो जो एल्गी होते हैं उसकी सेल वॉल किसकी बनती है, एल्जिन की बनती है। ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एल्गी तुम्हारे सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, तो जो एल्गी होते हैं उनकी सेल वॉल किसकी बनती होती है, एल्जिन की। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही उदाहरण के लिए फंगस होता है, फंगस की सेल वॉल काई की बनती है, तो काइटिन की, है ना।
फंगस की सेल वॉल काय की बनती है, काइटिन की बनती है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। तो सब की सेल वॉल अलग अलग चीजों से बनती है। एल्गी की सेल वॉल एल्जिन से बनती है, जो कि क्या है, एक नेचुरल पॉलीसैकेराइड है। इट्स ऑल्सो नोन एज द एल्जिनिक एसिड। एल्जिन को एक अन्य नाम क्या देते हैं, एल्जिनिक एसिड बोलते हैं। एल्जिन इज यूज इन अ फूड, मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स। ठीक है, इसको कई जगह हम क्या कर रहे होते हैं, इसका यूज कर रहे होते हैं, है ना। प्रॉपर्टीज को लेकर के बात करें तो ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, मतलब ये जल के साथ घुलनशील नहीं होता। हाइड्रोफिलिक नेचर होने का मतलब जल के साथ घुलनशील नहीं होता। एंड फॉर्म्स अ विस्कस गम व्हेन हाइड्रेटेड। और जब इसको हाइड्रेट किया जाएगा, मतलब जब इसमें पानी डाला जाएगा, तो एक गमी प्रोडक्ट बना लेगा। अब क्यों ऐसा कर रहा है, वो एल्जिन ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि एल्जिन को हाइड्रोफिलिक है, दैट मीन्स कि ऑब्वियस सी बात है कि फैट में सॉल्युबल होगा। किसमें सॉल्युबल होगा, फैट में सॉल्युबल होगा। यहाँ पर यदि तुमको उसको क्या करना है, पानी के साथ सॉल्युबल बनाना है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इमल्सीफायर का यूज करना पड़ेगा, है ना। काय का, इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस के तहत इमल्सीफायर का यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो एल्जिन या एल्जिनिक एसिड, जो कि एक नेचुरल पॉलीसैकेराइड है, एल्जी में मिलता है, वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। ठीक है, इट्स सोल्ड इन द फिलामेंटस, ग्रेनुलर एंड पाउडर्ड फॉर्म। मार्केट में अलग अलग फॉर्म भी मार्केट में मिल रहा होता है। ठीक है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। यूजेस क्या है ना। तो ये किसी फूड एडिटिव को थिक करने के लिए, है ना, गाढ़ा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो उसके तौर पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिसिन में इसको यूज किया जाता है। किसमें, मेडिसिन में, तो लॉजेंजेस बनाने में, है ना, टेबलेट बनाने में, लॉजेंजेस बनाने में, ये जो फेस पील ऑफ फेस मास्क बनाए जाते हैं ना आजकल के, चेहरे को साफ करने के लिए फेशियल मास्क आते हैं आजकल, उनको लगा लो, आधे घंटे बाद उनको पील ऑफ करके बाहर निकाल दो, उसमें एल्जिनिक एसिड डला होता है। ठीक है, इसके अलावा डेंटल ऑपरेशंस में, स्टेबलाइजिंग एजेंट में, एमल्सिफाइंग एजेंट में, आदि आदि में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, सोर्सेस क्या हो सकते हैं, तो एक सोर्स क्या होता है, एल्गी होता है। हमने पीछे देख लिया कि भाई एल्गी में मिलता है। एल्जिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ब्राउन सीवीड्स लाइक मैक्रोसाइड्स, लेमिनेरिया, है ना, एस्कोफाइलम, इस्निया, है ना, लेसोनिया, नेरोसिटिस, आदि आदि जगहों से हमको ये एल्जिन प्राप्त होता है, तो उसको ध्यान में रखना है। ऐसा ही एक क्वेश्चन है हमारा, एंजाइम क्या है। एंजाइम के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है बिकम्स अ पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। नहीं, कभी नहीं होता। एंजाइम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन रिएक्शन की वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा उसका हिस्सा नहीं बनता है वो। क्यों, क्योंकि रिएक्शन के तुरंत बाद एंजाइम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक, दूसरा आता है इज अ नॉन स्पेसिफिक फॉर अ सब स्टेट। बिल्कुल नहीं। तीसरा आता है इज कंज्यूम्ड बाय द रिएक्शन। नहीं, अभी तो बताया ना कि यदि रिएक्शन कंज्यूम कर लेगी तो प्रोडक्ट में दिखेगा वो, लेकिन रिएक्शन उसको कंज्यूम नहीं करती तो प्रोडक्ट में दिखाई नहीं देता है। तो आखिरी में आता है कि ज हीट एंड पीएच लेवल। बिल्कुल, यहाँ पे आंसर भी है कि यह पीएच और हीट में लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकता। यह क्या है, यदि तापमान बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो इनएक्टिव हो जाएगा, पीएच बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। तो इसको जो तापमान और जो पीएच चाहिए उतने में ही क्या करेगा, काम करता है। अब हम एंजाइम के बारे में समझ लेते हैं कि एंजाइम एक क्या है, एक प्रोटीन है। सबसे पहली बात तो यही ध्यान में रखनी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि इसका केमिकल नेचर क्या है। तो ये केमिकल नेचर से क्या होता है, प्रोटीन होता है। दैट स्पीड्स अप द केमिकल रिएक्शन इन अ सेल। और ये हमारे केमिकल रिएक्शन क्या कर देता है, बढ़ाता है। इस बात को हमने पीछे समझा हुआ है। ठीक है, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट आर नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड कैन बी यूज्ड रिपीटेडली। तो अभी तो बात करी कि इनको बार बार यूज किया जा सकता है, इसको बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है कि इसको बार बार यूज किया जा सकता है। एक, दूसरा, एक बार रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया तो दोबारा भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तीसरा, कि रिएक्शन के द्वारा इसको कंज्यूम नहीं किया जा सकता है, रिएक्शन में खत्म नहीं होता है। और चौथा, कि ये कभी भी प्रोडक्ट में शामिल होकर के बाहर नहीं निकलेगा, प्रोडक्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है और प्रोटीनियस नेचर का होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एंजाइम्स आर मेड ऑफ अमाइनो एसिड। हमने कहा कि ये प्रोटीन है, अब प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या है, अमाइनो एसिड है। तो सीधी सी बात है, एंजाइम भी किसका बना हुआ है, अमाइनो एसिड का बना हुआ है। दैट आर लिंक्ड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है भाई, जो अमाइनो एसिड होते हैं वो कितने होते हैं, 20 होते हैं। आप अमाइनो एसिड्स को मिला करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। एक स्पेसिफिक ऑर्डर में मिलाएंगे तभी एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगा, वैसे ही आप यहाँ पे करेंगे। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द अमाइनो एसिड डिटरमाइंस हाउ द प्रोटीन फोल्ड्स।
विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द एंजाइम्स एक्टिविटी, कि आप किस ऑर्डर में रखेंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि प्रोटीन किस तरीके का बनने वाला है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। कुछ एंजाइम है, जैसे उदाहरण के लिए मेरे ख्याल से सुना होगा आपने लाइपेज, जो कि हमारे फैट के डाइजेशन में मदद करता है। एमाइलेज हमारे स्टार्च के डाइजेशन में मदद करता है। माल्टेज हमारे शुगर या माल्टोज के डाइजेशन में मदद करता है। और ऐसे ही ट्रिप्सिन है जो कि अमाइनो एसिड के डाइजेशन में क्या है, मदद करता है। ठीक है, तो इनको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एन एपो एंजाइम इज वेयर इज लोकेटेड। एपो एंजाइम कहां पर अवस्थित होता है? तो एपो एंजाइम कहां पर? एक्टिवेशन साइट पे स्थित होता है। कहां पर? जो एक्टिव साइट होती है, जो सक्रिय स्थल होता है, वहां पर क्या होता है, ये पाया जाता है। सबसे पहले ये समझो एपो एंजाइम क्या है। तो ये भी प्रोटीन है, लेकिन कैसा? इनएक्टिव है। एपो एंजाइम में क्या है, एक प्रोटीन है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में है। एन एंजाइम दैट रिक्वायर्स अ कोएंजाइम टू बिकम एक्टिव। अब एपो एंजाइम जो कि एक क्या है, इनएक्टिव प्रोटीन है, यदि उसको क्या बनना है, एक्टिव प्रोटीन बनना है, तो किसकी मदद लगेगी? कोएंजाइम की। ध्यान में रखना इस बात को। ठीक है, एपो एंजाइम जो कि एक इनएक्टिव प्रोटीन है, यदि उसको एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट होना है तो उसको किसकी मदद से हो सकता है? वो कोएंजाइम की मदद से। ठीक है, द एपो एंजाइम एंड कोएंजाइम टुगेदर फॉर्म एन एक्टिव एंजाइम सिस्टम दैट इज कॉल्ड होलो एंजाइम। वापस से, एपो एंजाइम तुमने बनाया, ठीक है, उसको तुमने क्या करवा लिया? एक्टिवेट करवा लिया। अब एक्टो वो जो एक्टिवेटेड एंजाइम है वो को एंजाइम के साथ क्या बना लेगा? एक नया कंपाउंड बनाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? होलो एंजाइम बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब हाउ इट डज वर्क है ना, कैसे काम करता है। तो एपो एंजाइम डिटरमाइन द स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम सिस्टम फॉर अ सबस्ट्रेट, कि भाई सब स्ट्रेट को किस प्रकार का हमको क्या है, एंजाइम चाहिए, उसको लेकर के कंडीशंस को तय कर रहा होता है ना। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे उदाहरण के लिए कोएंजाइम्स में एक आपका NAD+ होता है ना। ये NAD+ एग्जैक्टली क्या है? तो निकोटोनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड होता है ना। निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड NAD+। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, जिसको आप फैड कहते हैं, वो होता है। ऐसे ही क्या होता है, कोएंजाइम होता है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो इन इन कुछ उदाहरणों को आपको, एंजाइम के कुछ उदाहरणों को आपको एग्जैक्टली एपो एंजाइम के कुछ उदाहरणों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर आ जाती है। अगला जो क्वेश्चन आपका आता है, यहां तक की बात हो गई थी हमारी, है ना। अगला क्वेश्चन है मेनी कोएंजाइम्स आर, कई कोएंजाइम क्या होते हैं, है ना। कई कोएंजाइम मेटल होते हैं, विटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, सबस्ट्रेट होते हैं। आपको आंसर करना है ना। तो जो कई सारे कोएंजाइम होते हैं वो बाई नेचर क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं ना। बाई नेचर क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। अभी आपने पीछे पढ़ा कि एपो एंजाइम जो कि एक इनएक्टिव प्रोटीन है, वह कोएंजाइम के साथ मिलकर के एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, और उसी कोएंजाइम के साथ मिलकर के वो एक्टिव प्रोटीन क्या बनाता है? होलो एंजाइम बनाता है। अब कोएंजाइम अपने आप में क्या था? एक विटामिन होता है ना। कोएंजाइम अपने आप में क्या है? विटामिन है, जिसमें कई सारे कोएंजाइम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इनके उदाहरण आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जैसे कोएंजाइम ए हो गया, फैड हो गया, AMP हो गया, ATP हो गया, ये सब कोएंजाइम्स हैं जो कि अलग अलग तरीके से क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज इन इट्स एनवायरनमेंट अ फंगस प्रोड्यूसेस एन, कि भाई सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए फंगस क्या प्रोड्यूस करता है? एंडो एंजाइम प्रोड्यूस करता है, एक्सो एंजाइम प्रोड्यूस करता है, कैटलिस्ट प्रोड्यूस करता है, या फिर पॉलीमरेज। तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए फंगस क्या प्रोड्यूस करेगा भाई? एक्सो एंजाइम। क्या प्रोड्यूस करेगा? एक्सो एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। तो इसको ध्यान में रखना है। अब प्रश्न आता है कि एक्सो एंजाइम क्या है ना। तो टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज इन इट्स एनवायरनमेंट अ फंगस प्रोड्यूसेस सेल्यूलोज, an enzyme that breaks down the cellulose into smaller sugar molecules that the fungus can absorb। तो इस पूरी प्रोसेस के लिए हम क्या प्रोड्यूस करवाते हैं? उससे एक्सो एंजाइम प्रोड्यूस करवाते हैं, जो कि सेल्यूलोज के एब्जॉर्प्शन में क्या करेगा? डाइजेशन में क्या करेगा? मदद करेगा। ठीक है, तो सेल्यूलोज ही अपने आप में क्या है? एक्सो एंजाइम के तौर पे काम करता है। दिस मींस द फंगस सीक्रेट्स इट आउटसाइड इट्स सेल टू ब्रेक डाउन द लार्ज सेल्यूलोज। तो बड़े सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए क्या किया जाता है? इसको फंगस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इन अ नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल एंजाइम कंट्रोल ऑफ एंजाइम्स अ बिल्डअप इन द अमाउंट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम डिक्रीजेस, कि एंजाइमों के नकारात्मक प्रतिक्रिया नियंत्रण में एंजाइम की गतिविधि की मात्रा में वृद्धि से किसकी मात्रा कम हो जाती है? सबस्ट्रेट की, प्रतिक्रिया कारक की, उत्पाद की, एटीपी की। देखो अल्टीमेटली यदि मैं एंजाइम की क्वांटिटी को क्या कर दूं? घटा दूं, बढ़ा दूं,
इसका पूरा का पूरा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, हमारे प्रोडक्ट पे पड़ेगा, उत्पाद पे पड़ेगा। तो इसका पूरा का संबंध किससे है, प्रोडक्ट से है, उत्पाद से। कि इन अ नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म अ बिल्डअप इन द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। कि एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी तो प्रोडक्ट का भी कम जाएगा, प्रोडक्ट या फिर वाइस वर्सा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन और मेनी असिमेट्रिक कार्बन एटम्स स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेप्ट। स्टीरियो आइसोमेरिज्म निम्नलिखित में से सभी में पाया जाता है लेकिन किसी एक में नहीं पाया जाता, वो कौन है। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की जो प्रोसेस है वो डाईहाइड्रो एसीटोन में नहीं पाई जाती है ना। राइट आंसर क्या है हमारा, डाईहाइड्रो एसीटोन है, उसमें नहीं पाया जाता है। उदाहरण के लिए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन और अ मोर असिमेट्रिक कार्बन एटम्स। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्यों पाया जाता है, क्योंकि असिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से। लेकिन यहाँ पे जो आपका डाईहाइड्रोएसीटोन है उसमें ये नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। क्यों, क्योंकि डाईहाइड्रोएसीटोन इज द ओनली ट्राइयोस शुगर दैट लैक्स अ कायरल कार्बन। अब उस डाईहाइड्रोएसीटोन के पास, जो कि एक 3 कार्बन का शुगर है, शुगर कितने कार्बन का होता है, सामान्यतः 6 कार्बन का, लेकिन कुछ 3 कार्बन भी वाले भी होते हैं, कुछ 4 कार्बन वाले भी होते हैं। जैसे 3 कार्बन में डाईहाइड्रोएसीटोन हो गया, 4 कार्बन में क्या हो जाता है आपका राइबोज हो जाता है, ऐसे ही इरिथ्रोज हो जाता है 5 में, ऐसे ही 6 में ग्लूकोज फ्रक्टोज हो जाता है। ठीक है, पढ़ेंगे इनके बारे में। तो चूंकि उसमें कायरल कार्बन नहीं होता है, तो जब कायरल कार्बन नहीं होगा तो आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता है, और यदि आइसोमेरिज्म नहीं होगा तो हमारा फिर आंसर क्या हो जाएगा, डाईहाइड्रोएसीटोन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आइसोमेरिज्म होने का मतलब होता है डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म का क्रिएट होना, है ना। यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा आपको मेरे ख्याल से, डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म का क्या होना, क्रिएट होना। लेकिन वो क्रिएट यहाँ पर नहीं हो सकता है क्योंकि वहां पे कायरल कार्बन नहीं है। अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आज का, कि टू सुगर्स डिफरिंग ओनली इन अ कन्फिगरेशन अराउंड वन स्पेसिफिक कार्बन एटम आर कॉल्ड। कि 2 शर्कराएं जो केवल एक विशिष्ट कार्बन परमाणु के चारों ओर विन्यास में भिन्न होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, एनोमर्स, एपीमर्स, आइसोमर्स या कन्फर्मर्स। तो जो पीछे आप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग क्या है, कोरिलेटेड है। हम इसको इस प्रकार के चीज को क्या बोलते हैं, एपीमर बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, 2 शुगर डिफरेंटली क्या होते हैं, कन्फिगरेशन कारण क्या होते हैं, है ना, उस फॉर्म में रहते हैं। अब 2 sugars differing only in configuration around one specific carbon are called epimers। 2 शुगर हैं, 2 शुगर कंपाउंड हैं, और दोनों शुगर कंपाउंड में बस अंतर इतना है कि उनका जो एक कन्फिगरेशन है वो बस अंतर आ रहा है सिर्फ एक कार्बन एटम की वजह से। तब हम इस प्रकार के दोनों शुगर कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इपीमर बोलते हैं। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाता है, जैसे डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज, दोनों 6 कार्बन की शुगर है। ग्लूकोज में भी 6 कार्बन होते हैं, गैलेक्टोज में भी 6 कार्बन होते हैं, दोनों का फॉर्मूला भी सेम होता है C6H12O6। लेकिन दोनों में अंतर क्या आता है कि दोनों एक दूसरे के इपीमर है। तो जो वहां पर, है ना, वो जो वहां पर क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, उसमें कार्बन का पोजीशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कन्फिग्रेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप में क्या है, परिवर्तन आता है। तो ये आज के हमारे क्या थे, चंद क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे, इनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी। ये क्लास आज यहीं पर खत्म होगी, है ना। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।